एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। संसद वाला चैप्टर के हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 20 एमसीक्यू सॉल्व कराए थे। इंपॉर्टेंट है, देखना है, ठीक है। इसके बाद इस वाले लेक्चर में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रॉड चैप्टर भी है और इसके एमसीक्यूज भी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के हमने एमसीक्यू शुरू किए थे, ठीक है। 20 प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंप्लीट कराए थे आपको। क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद 21 से इसमें कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, यानी संघीय बजट से संबंधित कौन सा प्रस्ताव है? कौन सा प्रस्ताव है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। संघीय बजट से संबंधित कौन सा प्रस्ताव है? कौन सा प्रस्ताव है? कटौती प्रस्ताव। बजट से संबंधित प्रस्ताव कौन सा है? कटौती प्रस्ताव। बजट में कटौती करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती, 3 तरह की कटौती इसमें की जाती हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रस्ताव बजट से संबंधित है? कटौती प्रस्ताव। 3 प्रस्ताव इसके तहत लाए जाते हैं, नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। दूसरा क्वेश्चन है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है, यानी कोई कानूनी विधेयक है तो वो किस संसद में रखा जाएगा, यानी किस सदन में पहले रखा जाएगा? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों के पटल पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक हो या साधारण विधेयक हो, उस संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां बराबर हैं। तो कानूनी विधेयक पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो कानूनी विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ठीक है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ठीक। अगर धन विधेयक पूछता तो वहाँ लोकसभा आता, ठीक है। यहाँ पर कानूनी विधेयक पूछा है तो दोनों सदनों में। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए, ये गलत टाइप कर दिया है, निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन आवश्यक है या अनिवार्य है, यानी कि अगर इस कार्यपालिका को संचित निधि से पैसा निकालना है तो उसके लिए उसको जो विधेयक है वो किससे अनुमोदित कराना पड़ेगा? किससे? भारत की संसद से। भारत की संसद का अनुमोदन आवश्यक है। भारत की संसद का अनुमोदन आवश्यक है किसके लिए? धन, संचित निधि से धन निकालने के लिए। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है। ये सही है, सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली पूछा है, कौन सा नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है, वो नोट पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा है, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को समेकित निधि या संचित निधि पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को राष्ट्रपति सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति नहीं है, प्राप्त नहीं है, ठीक है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। कौन सा से सही नहीं है पूछा है यहाँ पर? देखो, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पूछोगे बजट के निर्माण में तो संसद ही सारा अनुमोदन करती है। देखो, यहाँ पूछा है बजट के निर्माण में, बजट के पारित करने में संसद की प्रक्रिया होती है, लेकिन बजट किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तैयार किसके द्वारा किया जाता है? वित्त विभाग के कौन से आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। तो बजट को तैयार करने में या बजट के निर्माण करने में संसद का कोई हाथ नहीं होता, उसको कार्यपालिका तैयार कराती है, यानी जो सरकार है वो अपना बजट लाती है, तो
तो कौन सरकार का कौन सा विभाग? वित्त विभाग है ना, वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय, और उसमें भी कौन सा विभाग? आर्थिक कार्य विभाग बजट तैयार करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है कि संसद की समेकित निधि पर पारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, ऐसी कोई शक्ति प्राप्त संसद को नहीं है, यानी संसद समेकित निधि पर जो भारित व्यय हैं उनको नहीं बढ़ा सकती। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। बाकी संसद राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित की शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी ये दोनों धन विधेयक हैं, ठीक है, धन विधेयक है, कर आरोपित करना और कर में वृद्धि करना धन विधेयक है, और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, ठीक है। संसद में बाद में आएगा जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देंगे। तो राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त होता है, तो दोनों सही है, पहला वाला भी सही है और सेकंड ऑप्शन गलत है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। संसद के अधिकारी किन किन को कहा जाता है? अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। ये कौन कौन से अधिकारी हैं? संसद के अधिकारी किन किन को कहा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव। किसको कहा जाता है? सभी चारों। लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर, उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सभापति, उपसभापति, ये पांचों क्या कहलाते हैं? संसद के अधिकारी, ठीक है, संसद के अधिकारी। यहाँ पर 4 पूछा है तो ऑप्शन ये सभी चारों संसद के अधिकारी। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति क्या कहलाते हैं? संसद के अधिकारी। लोकसभा के स्पीकर को निर्वाचन होता है, यानी लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी ये दोबारा टाइप हो गया, यहाँ पर राज्यसभा है, राज्यसभा होगा। राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक चीज़ और एक्स्ट्रा ला देते हैं कि लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त है उसके दल के सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा का स्पीकर है तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा, लेकिन ज़्यादातर जो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं वो जो बहुमत दल है उसके सदस्य बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि निर्वाचन में अन्य सदस्य भाग नहीं लेंगे। निर्वाचन में लोकसभा के प्रत्येक सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष वो बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है, बहुमत दल प्राप्त सदस्य में से बनाया जाता है। बहुमत दल का नेता तो प्रधानमंत्री होता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता। आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे कब आता है? इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट से पहले आता है, ठीक है, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, यानी आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुत करने से पूर्व इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले आता है। निम्न में से कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? यानी कि लोकसभा को प्राप्त है और राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो लोकसभा को प्राप्त है और राज्यसभा को प्राप्त नहीं है? धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक के निस्तारीकरण अथवा संशोधन यानी कि अस्वीकार करना और उसके संशोधन के संबंध में राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। इस संबंध में अनन्य का मतलब होता है जिसमें लोकसभा को, केवल लोकसभा को, अनन्य का मतलब ये हो गया कि केवल उसे ही प्राप्त है, अनन्य रूप से प्राप्त है और दूसरे को नहीं है। धन विधेयक के संबंध में, दोनों धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को स्पेशल पावर्स हैं, आपको पता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं, ये लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो 1, 2 और 3 किसको प्राप्त है? लोकसभा को। तो ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। इसके बाद कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपको अभी प्रीवियस मैंने बताया कि लोकसभा के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में किसको स्पेशल पावर्स हैं? लोकसभा को। तो धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। ये उनकी स्पेशल पावर है। लोकसभा के अध्यक्ष की ये शक्ति है कि वो कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके संबंध में निर्णय करते हैं। उनका निर्णय अंतिम होता है। फिर उसके बाद भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री के संबंध में भी पूछा गया था, ठीक है, कि प्रधानमंत्री और IAS 2021 या 22 में आप लोग चेक करेंगे, उसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, चयनित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो आधे लोगों ने क्या किया था? निर्वाचित किया जाता है। देखो, निर्वाचन तो हम करते हैं, हम किसको चुनते हैं? दल के नेता को चुनते हैं, ठीक है। हमने दल को निर्वाचित किया, हमारे जो लोकसभा में गए वो बहुमत दल हुआ, निर्वाचित हुआ। लेकिन उसको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि पूरा दल निर्वाचित होके गया है, हमने दल को चुना है, ठीक है। उसके नेता को कौन बनाएंगे? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं, ठीक है। नियुक्त वो उसे ही करेंगे जो दल का नेता होगा, लेकिन हमारे द्वारा निर्वाचित दल किया जाता है। नियुक्ति प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसको मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया लोकसभा के सदस्यों द्वारा जब पहली बैठक होती है तो अपने सदस्यों से ही मिलकर निर्वाचित करके लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। यानी लोकसभा के सदस्य मिलकर निर्वाचन करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का। तो क्या होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष? निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? इनकरेक्ट है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना, विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। अगर आप अभी ये लेक्चर भी ध्यान से सुन रहे हैं तो आप आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। इस आंसर को आप फौरन टिक कर देंगे कि धन विधेयक के संसद के दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये इनकरेक्ट है। मैंने अभी आपको कई बार रिपीट किया कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया ये आप बताएंगे, ठीक है। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 109 में। आर्टिकल 109 धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करता है और आर्टिकल 109 कहता है कि जो धन विधेयक है वो पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। इसके बाद यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो, यानी अगर बजट लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा में भेजा जाता है। संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्याग पत्र पेश कर देते हैं। संघीय बजट अगर प्रस्तावित नहीं होता है या पारित नहीं होता है तो उसके परिणाम क्या होंगे? बजट में संशोधन किया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुझाव के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा। जब पारित नहीं हुआ तो राज्यसभा में कैसे भेजा जाएगा? तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाएगा। मैंने आपको बताया था पूरी मंत्री परिषद, एक मंत्री उत्तरदायित्व का सिद्धांत मैंने बताया था आपको। अगर एक मंत्री के कार्यों के लिए पूरी मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। अगर वित्त मंत्री त्यागपत्र देने के लिए कहा जाएगा बजट के लिए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्यागपत्र पेश कर देते हैं। अगर बजट पास नहीं होता है तो मंत्री परिषद, ये समझा जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत
खो दिया है, इसीलिए मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। सामान्य वित्त विधायन में 4 चरण सम्मिलित होते हैं, यानी कि जब वित्त विधेयक बजट पारित होता है, प्रस्तावित होता है, उसके पारित होने तक कौन कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक का पारित करना। ठीक है, कौन से चरण होते हैं? ये चारों होते हैं। ठीक है, चारों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4। पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसमें आम चर्चा होती है, विनियोग विधेयक, फिर उसके बाद वित्त विधेयक। 6 चरण मैंने बताए थे आपको, बजट वाला चैप्टर मैंने पूरा कवर कराया है, वहां से देखेंगे। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह भीतर संसद का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, यदि सामान्य अवधि से पूर्व संसद को भंग कर दिया जाएगा तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करना होगा। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। नहीं, कौन हटाता है? प्रस्ताव पारित किया जाता है लोकसभा में, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। इसीलिए पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, उनको हटाने का काम किसका है? लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद उनको हटाया जाएगा। ये आवश्यक नहीं है, देखो ये भी गलत है। जब लोकसभा बैठती है उसको लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने अध्यक्ष को चुनती है, इसीलिए लोकसभा का सदस्य होना उसके लिए आवश्यक है। अनिवार्य विशेषता है कि उसको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वो लोकसभा का सदस्य, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है तो उसका अध्यक्ष का पद भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। सामान्य अवधि से पूर्व संसद को भंग कर दिया जाए, ये दिया गया है आर्टिकल्स में। ठीक है, आप बताएंगे कौन सा आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था कि संसद जो अध्यक्ष है वो जो पहली बैठक गठित होगी लोकसभा की, उससे ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, अपने पद पर बना रहता है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, स्पीकर को देते हैं, और स्पीकर अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को देते हैं, यानी उपाध्यक्ष को देते हैं। समझ आया? इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया था कास्टिंग वोट का मतलब है, मैंने आपको इंग्लिश भी हाथ के हाथ बताती हूँ ताकि आप अगर ऐसे देवनागरी में लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता हो कि किसके बारे में बात कर रहा है। या निर्णायक मत को पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो निर्णायक मत देते हैं वो किस परिस्थिति में देते हैं, कब देते हैं? वर्तमान सरकार को बचाने हेतु संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, जब दोनों में वोट बराबर हो जाएंगे, पक्ष और विपक्ष में वोट बराबर हो जाएंगे, तो निर्णायक मत दिया जाता है। ठीक है, निर्णायक मत का ही मतलब होता है जो निर्णय करता हो। ठीक है, जब टाई हो जाएंगे, मान लो 10 पक्ष में है 10 विपक्ष में है, उन्होंने निर्णायक मत पक्ष में दिया या विपक्ष में दिया, तो जिसके 11 हो जाएंगे वो जीत जाएगा। तो निर्णायक वोट का प्रयोग कब करते हैं? जब टाई होता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है सार्वजनिक ऋण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। जब विनियोग विधेयक पारित करने का समय नहीं होता है तो लेखानुदान को पारित करा के थोड़ा सा धन निकाल लिया जाता है, निश्चित अवधि के लिए धन निकाल लिया जाता है भारत की संचित निधि से। तो इसका ऑप्शन होगा निश्चित अवधि के लिए, यानी सीमित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान लाया जाता है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो
जाए और राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। राज्यसभा कितने टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है? 14 दिन। 14 दिन से अधिक राज्यसभा धन विधेयक को नहीं रोक सकती। 15वें दिन वो स्वतः पारित माना जाता है दोनों सदनों से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? अभी बताया, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू कराने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए, ठीक है, भारत सरकार या संघ कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से और बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संघ सरकार को या संसद को राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए बिना राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू किया जा सकता है। चीन की संसद को क्या कहा जाता है या चीन की संसद क्या कहलाती है? मैंने आपको बताया था एग्जाम में कंपैरेटिव पूछा जाता है, कंपेयर करके पूछा जाता है भारत का अन्य देशों से। तो यहाँ पर पूछा है कि चीन की संसद को क्या कहते हैं? चीन की संसद को क्या कहेंगे? नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस। इसलिए आपको कंपैरेटिव पढ़ना है और मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पर कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ आपको कंपैरेटिव पढ़ा जाए। इसके साथ आपको हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। देखो सारे क्वेश्चन को ध्यान से करना है और टॉपिक से रिलेट करके अच्छे से पढ़ना है। जो कवर आप इसमें पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके पूरी टॉपिक का रिवाइज करिए। इससे आपका टॉपिक भी रिविज़न होता है और साथ साथ उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको समझ आता है। ठीक है, आपके 40 क्वेश्चन हो गए। ये ब्रॉड चैप्टर था, इसके आगे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नोट्स भी बनाने हैं और इनको अच्छे से कवर भी करना है। थैंक यू।